हाय एवरीवन। आज से हम लोग झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड प्रत्येक साल आपका यहाँ से 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक पूरा देखिएगा एंड चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में सारे वैसे टॉपिक हैं जिसको आपने पहले पढ़ रखा है। वैसे स्टूडेंट्स जिनका हिंदी नहीं भी है वे लोग भी अपना 10वीं क्लास तक हिंदी को पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको पहले से आती होगी, बस आप समझिए कि यहाँ पे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसको बिना किसी वर्ण के सहायता से बोला जा सकता है। तो यहाँ पे वर्ण हो गया ये, जैसे कि अ, ई, उ, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। तो ये सब क्या है? वर्ण है, जिसको और भी छोटा में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। देखिए जब हम लोग बोलने में उपयोग करते हैं तो उसको ध्वनि कहेंगे, लेकिन वही जब हम लोग लिखने में उपयोग करेंगे तो उसको वर्ण कहेंगे। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? उच्चारित रूप एंड वर्ण क्या है? लिखित रूप। तो ये चीज समझ में आ गया। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब आगे देखते हैं। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा एंड इस चीज़ को लेके स्टूडेंट के मन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है। ठीक है, यानी कि मत जो है वो अलग अलग है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदी में जो वर्णमाला है उसकी संख्या अलग अलग दी गई है एंड इसी कारण यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा जो वर्णमाला की संख्या दी गई है उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अगर एग्जाम में आपका सवाल पूछा जा सकता है तो इसी के अंदर से पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है। हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46, उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 है आदि। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दी गई संख्याओं के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वरों की संख्या को लेकर विद्वानों में विवाद है। तो बिल्कुल सही बात है, स्वर की संख्या को लेकर या फिर व्यंजन की संख्या को लेकर विद्वानों में विवाद हमेशा से रहा है। इसीलिए प्रश्नों की भाषा के अनुरूप आपको जवाब देना है। सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या 11 है। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की अगर कुल संख्या पूछा जाए तो 13 है और अगर शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो 10 है। तो सामान्य स्थिति में 11, कुल संख्या पूछा जाए तो 13 और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो 10। आगे हम लोग बात करेंगे कि किसको किसको हम लोग यहाँ पे इसके अंतर्गत रखेंगे। तो अब देखते हैं कि मानक हिंदी वर्णमाला। अब विभिन्न विद्वानों के द्वारा वर्णमाला की संख्या तो दे दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जो मानक है यानी कि हम किसको सही मानेंगे या फिर किसको एक स्टैंडर्ड मानेंगे। जैसे यूनिट में होता है स्टैंडर्ड यूनिट, उसी तरह यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जो मानक वैल्यू है, जिस टाइप में मैथ में देखने को मिलता है मानक, तो उसी तरह यहाँ पे मानक जो हिंदी वर्णमाला है वो किसको मानेंगे। तो देखिए मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें से आपका 10 स्वर 35 व्यंजन है, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, यानी कि 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। स्वर किसको किसको कहेंगे तो ये चीज़ आपको मालूम होगा, एक बार देख लीजिए आप। अमेकड़ा, हर्षय दुर्घय, हर्षव दुर्घव, री है, ए आय, ओ आओ, अंग अ। तो ये सब टोटल देखा जाए तो 13 है। ठीक है, 10 + 3
अंग और अ को अगर कुल पूछा जाए तो ये सब जोड़ दिया जाता है एंड यहाँ पे 13 हो जाएगा। अगर इसको नहीं जोड़िएगा तो फिर आपका 11 हो जाएगा। नॉर्मली बहुत सारा किताब में 11 दिया रखा होता है एंड ये अंग और अ को जो है नहीं जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन की संख्या देखिए कि व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितना है। तो क वर्ग में जो 5 आता है, च वर्ग में, ट वर्ग में, त एंड प वर्ग, तो यहीं पे आपका 25 हो गया। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन ड और ढ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उसमें व्यंजन तीनों स और ह है आपका। संयुक्त व्यंजन 4, टोटल देखा जाए तो 33 + 2 यानी कि 35 हो जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो संयुक्त व्यंजन है वो आपका हो जाएगा 4 ठो यानी कि 39। तो इतना समझ में आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नंबर को लेके यहाँ पे बहुत सारा डाउट रहता है। आगे है कि स्वर किसे कहेंगे। अब देखिए वर्णों को यहाँ पे जो क्लासिफाइड किया जाता है, बांटा जाता है, वो 2 टाइप में बांटा जाता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है जो कि आपका कुल संख्या है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें 10 ही स्वर है एंड अगर नॉर्मली पूछा जाए साधारण तो 11 होता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू प्रश्न में तो ज़्यादातर चांस है वहाँ पे 11 जवाब सही होगा एंड 11 अगर ऑप्शन होगा तो वही टिक कीजिएगा। जब तक अलग से आपको परंपरागत वर्ड नहीं दिखेगा या फिर उच्चारण की दृष्टि से नहीं दिखेगा तब तक आपको 11 को टिक करना होगा, ठीक है। आगे अब देखिए स्वर को बहुत यहाँ पे आधार पे बांटा गया है एंड ये थोड़ा सा आपका डिटेल जाने वाला है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डिटेल पढ़ाने का मकसद ये है कि पिछला साल आपको जो है डिटेल में सवाल पूछा गया था यानी कि बहुत अंदर से सवाल को पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पे आपको स्वर को डिटेल में क्लासिफाइड करके बताने वाले हैं। तो देखिए मात्रा और उच्चारण के आधार पे देखा जाए तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है एंड ये तीनों के बारे में तो सभी को मालूम होगा, लेकिन अभी जब हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखेंगे तो वो सब चीज़ें फिर आपको मालूम नहीं होगी, ठीक है। ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है यानी कि एक मात्रा का समय लगेगा, अ, हर्षई, हर्षव ये सब हो गया। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये सब आपका हो गया। इसके अलावा प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बोलते हैं हम लोग राम, तो लंबा जब खींचा जाता है शब्द को तो यहाँ पे आपका प्लुत स्वर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आधार क्या है। तो देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर, तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है उसको अग्रस्वर कहेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। मध्य स्वर किसको कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है, ठीक है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग काम करेगा उसको पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मुख द्वार, यानी कि मुख विवर के खुलने के आधार पर आपका किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपका जो मुख है वो कितना खुलता है, आधा खुलेगा या पूरा खुलेगा या बंद रहेगा, उसके आधार पे यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत एंड संवृत। इसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होगा एंड यहाँ से आपका एक सवाल जो है पिछला साल पूछा गया है, ठीक है। तो विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख का जो द्वार है, मुख जो है वो पूरा खुलेगा, वो आपका विवृत हो जाएगा। एंड इसका उच्चारण आप करके देख सकते हैं आ का, कि इसका उच्चारण कीजिएगा तो आपका मुख पूरा खुल जाएगा, मुंह जो है वो पूरा खुलेगा। हाफ ओपन यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, तो ये सब का उच्चारण करके आप देख सकते हैं आपका मुंह जो है वो आधा खुलेगा। अर्ध संवृत
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी कि ये सब के उच्चारण में आपका जो मुंह है वो आधा बंद रहेगा। संवृत्त क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि पूरा बंद रहता है। ये सब वर्णों का उच्चारण आप मुंह बंद करके भी कर सकते हैं। तो ये आपका रहा मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है गोलाकार नहीं होता है, ये सब वर्ण ऐसा है, अगर इसका उच्चारण कीजिएगा तो आपका जो ओठ है वो गोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अवृतमुखी, अवृतमुखी स्वर वर्ण। उदाहरण देख सकते हैं, ये सब याद रखिएगा। वृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ आपका गोलाकार होता है, जैसे उ, ओ, आओ, तो ये सब उच्चारण कीजिएगा ना तो आपका मुख जो है वो गोल हो जाएगा, आपका जो ओठ है वो गोल आकार में हो जाएगा, गोल शेप में आ जाएगा। तो ये वाला ट्राई करके आप लोग देख सकते हैं एंड इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 5वां जो आधार है वो है आपका हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। निर्नुनासिक, जिसे हम लोग मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलता है, जैसे अ, आ, ई आदि, तो ये सब का उच्चारण कीजिएगा तो हवा जो है केवल आपका मुंह से निकलेगा। लेकिन अनुनासिक क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगा, ये सब का उच्चारण कीजिएगा तो हवा मुंह से तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही नाक से भी निकलेगा। तो ये आपका हो गया 5वां क्लासिफिकेशन स्वर वर्ण का। ठीक है, 5वां आधार। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। ठीक है, यानी कि वर्णों को 2 भाग में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि वैसा वर्ण जिसको हम लोग स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अब यहाँ पे जो संख्या है इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि संख्या से संबंधित सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए, तो परंपरागत रूप से पूछा जाए या नॉर्मली पूछा जाए तो 33 आपको जवाब देना है। बाकी जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपकी संख्या 35 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या के बारे में अक्सर सवाल देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। आगे है व्यंजन। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में वही बात हो गया कि 2 ध्वनियां सुनाई पड़ती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, यानी कि 2 वर्णों के मेल से बनता है। व्यंजन वर्ण क, च, ट, त, प वर्ग समूह में होते हैं। बिल्कुल, क वर्ग, क वाला समूह को यहाँ पे क वर्ग कहते हैं एंड इसमें आपका 5 वर्ण हो गया। छ वर्ग कहलाएगा ये आपका, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो यहीं पे आपका 25 हो गया। ठीक है, तो ये सब वर्ग पे चलता है। क से स्टार्ट होता है इसीलिए इसको क वर्ग के नाम से जानते हैं। च से स्टार्ट होता है तो च वर्ग, तो ये सब जो है सब आपका व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे है आपका अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी या जिसे हम लोग उसमें व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, एंड संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी उसमें व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। तो संयुक्त व्यंजन जो है आपका वो 2 वर्णों के मेल से बनता है एंड ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किस किस चीज़ से मिलके बना है, किस किस वर्ण से मिलके बना है, तो इसको याद रखिएगा। छ कैसे बना है, त्र कैसे बना है, ज्ञा कैसे बना है, स्र कैसे बना है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे है व्यंजनों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं कि व्यंजन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कैसे इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श का मतलब ही होता है टच करना, यानी कि छूना। ठीक है,
तो स्पर्श व्यंजन वही आपका हो गया जो पांचों वर्ग था, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग था, ट वर्ग था, यहाँ पे च वर्ग छूट गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, च वर्ग भी है, ट है, त है एंड प वर्ग है, एंड सभी का उच्चारण स्थान भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्यंजन। आगे अब देखिए वर्णों को यहाँ पे देखा जाए तो व्यंजन वर्ण को जो है यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है। अगर घोषत्व के आधार पे देखा जाए तो घोषत्व का मतलब क्या होता है, घोष का अर्थ एक्चुअली होता है कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अगर हमारे स्वर तंत्रियों में यानी कि वोकल जो कोड है वहाँ पे कंपन होता है तो उसके आधार पे वर्ण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्र जो है वो कंपित नहीं होता है, हमारी जो स्वर तंत्रिका है वो कंपित नहीं होगा तो उसको कहेंगे अघोष। जैसे कि कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का। देखिए जैसे कि क वर्ग में देखें तो क वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आएगा, जैसे क हो गया, ख हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा च वर्ग में देखेंगे च और छ हो गया, तो इसी तरह प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग मैंने आपको बताया, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम अगर सघोष के बारे में बात करेंगे तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है वे वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। सेम देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पहला और दूसरा, एंड सघोष में आपका है, अच्छा सघोष में जो है ना आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पहला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहला वाला आपका कहाँ पे आ जाएगा, पहला और दूसरा वाला जो है आपका अघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड बाकी जो तीसरा हो गया, चौथा हो गया एंड पांचवा, ये आपका सघोष में आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। तो देखिए अब क्या है कि प्राणत्व के आधार पे वर्णों को दो भाग में बांटा जाता है। प्राण का अर्थ होता है हवा से, ठीक है, यानी कि किसी के उच्चारण से जो है मुख से हवा कम निकलता है एंड किसी वर्ण के उच्चारण से मुंह से हवा ज्यादा निकलेगा। तो उस आधार पे वर्णों को दो भाग में बांटा जाता है, अल्प प्राण एंड महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया, तीसरा एंड पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण में आ जाएगा। एंड महाप्राण क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर वर्ग का आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ, यानी कि दूसरा और चौथा, ये आपका सही दे रखा है, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा एंड दूसरा और चौथा आपका महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 5 वर्ग अभी बताया, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग एंड प से प वर्ग। तो वही वाला वर्ग के बारे में बात कही जा रही है कि प्रत्येक वर्ग में आपका 5-5 जो वर्ण था, तो उनमें से जो आपका है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा एंड दूसरा और चौथा आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो व्यंजन वर्ण है उसका दूसरा टाइप है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपको मालूम है कि किसको किसको कहेंगे, जैसे कि य हो गया, र, ल, व, यही चारों आपका अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उष्म एवं संघर्षी व्यंजन आगे है, उष्म एवं संघर्षी व्यंजन। तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती है, यानी कि ये सब का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से जो वायु निकलेगी वो घर्षण करेगी, रगड़ती हुई बाहर निकलेगी, जिसमें गर्मी पैदा होता है। जैसे ये सब का उच्चारण कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से जो है वो गर्मी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये तीनों स हो गया एंड ह, ये आपका उष्म या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टाइप, देखिए यहाँ पे उत्क्षिप्त होगा, ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है या फिर द्विगुण व्यंजन है। तो वर्णमाला में जो वर्ण
शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर जीभ मूर्धन्य उच्चारण पर आ जाती है। सिंपल से समझिए कि ये दो जो वर्ण है इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन कहेंगे। ये दोनों के नीचे जो है वो बिंदु है, ठीक है। ड के नीचे बिंदु है, ढ के नीचे बिंदु है, तो ये सब आपका ये दोनों दो ही होते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन आपका यही दो होते हैं, इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन है या फिर कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। तो बस ये दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एंड किस किस चीज़ से मिलकर बना है ये आपको मैंने पहले बता दिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये क्लास यहाँ पे इतना ही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आज के क्लास में मैंने आपको पूरा वर्ण विचार बता दिया, वर्णों के बारे में बता दिया। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, कल वाला क्लास, ठीक है, तो उसमें मैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताऊंगा। उच्चारण स्थान का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पूरा थ्योरी जो है वो ट्रिक के साथ कि कैसे आपको वर्णों का उच्चारण स्थान याद करना है, ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। फिर जो तीसरा क्लास होगा, तीसरा क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आपका आज का क्लास एंड कल का जो क्लास होगा, ठीक है, वो दोनों क्लास मिला के जितना भी इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न बनता है या फिर जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी को मिला जुला के लगभग 50 से 60 MCQ प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग MCQ प्रश्न को इसीलिए नहीं सॉल्व किए क्योंकि आपका जो MCQ प्रश्न बनेगा यहाँ पे वो आपका उच्चारण स्थान से भी मिलके बनता है एंड आपका इस टॉपिक से भी मिलके बनता है। तो इसीलिए वो टॉपिक मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाता। तो कल हम आपको केवल उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे ट्रिक के साथ, इसीलिए कल का क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। एंड जो तीसरा क्लास है उसमें हम लोग दोनों क्लास को मर्ज करके जितना भी इंपॉर्टेंट MCQ PYQ सब कुछ मिला जुला के 50 से 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो क्लास को जरूर से जरूर देखिएगा। एंड आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का PDF आपको कैसे मिलता है, आपको मालूम होगा कि हमारे द्वारा प्राइवेट ग्रुप बना दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप लोग क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। एंड डेली वहाँ पे आपका जो है क्विज चलता है, ठीक है, क्विज चलेगा, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा, तैयारी वहाँ पे कराई जाती है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।